जी। जी नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। यह जो आलोचना को लेकर के हिंदी में आलोचना को लेकर जो चर्चा होती है या जो विमर्श होता है, जी, जी। उसमें एक सैद्धांतिकी की कमी तो दिखती है। हाँ, बिल्कुल है। संस्कृत से सैद्धांतिकी लेना हिंदी वालों के वश की बात नहीं है। हाँ, ये तो सही है। जी, जी, क्यों जी। बस की बात नहीं है कि वो जो लोग पुरोधा थे और हाँ। हिंदी में जो तथाकथित पुरोधा बन रहे हैं, जैसे जी, जी, जी। रामचंद्र शुक्ल भी संस्कृत की तरफ नहीं गए। नहीं, नहीं क्यों गए, नहीं नहीं। गए? क्योंकि उनके पिता की मनाही थी। जी, पिता की जी। मनाही इसलिए थी कि हिंदी से कहते थे कि वो अब तुम बेहतर नहीं कर सकते हो, फारसी और अंग्रेजी पढ़ो। जी, 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 जी। उनके आलोचना इतिहास ही में भी आप देखेंगे कि ये मूल रूप से केंद्र में रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी की अच्छी शिक्षा ली थी हाँ, हाँ। और कहीं न कहीं फारसी में भी बहुत अच्छा खासा उनको ज्ञान हो गया था। हाँ, 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 दोनों के हाँ, बिल्कुल। टीचर से वो पढ़ते थे। उसी हाँ। तरह से और भी देखेंगे, जी, हजारी जी। प्रसाद द्विवेदी संस्कृत में आए जरूर, हाँ। लेकिन वो सैद्धांतिकी नहीं दे पाए। सैद्धांतिकी में नहीं गए हैं। नहीं गए, वो अपने ही हाँ, संस्कृत में लिखते पढ़ते रहे। स्वाध्याय के तहत उन्होंने जो कुछ लिखा, वो हाँ, हाँ। स्वाध्याय के तहत, वो संस्कृत साहित्य के नहीं, 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 उसको। पाठक के तौर पर वो हाँ, उनकी हाँ, हाँ। पहचान बनी। बाद में जी। तो आप देखेंगे कि नंद दुलारे वाजपेयी से लेकर के तमाम, यहाँ तक कि रामविलास शर्मा को अच्छा खासा लगभग 90 साल, लगभग 88-89 साल उनको उम्र मिली। तो हाँ, जिस हाँ, तरह हाँ। से असल में उनके साथ भी यह दिक्कत हुई कि वो अंग्रेजी के पढ़ने लिखने वाले थे। हाँ, 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 अंग्रेजी बिल्कुल, से शिक्षा दीक्षा हुई, अंग्रेजी बिल्कुल, से बिल्कुल। उन्होंने जी, जी, जी। जो मास्टर वगैरह भी किया, पीएचडी वगैरह सब उनके हाँ, सब अंग्रेजी में हुए। अंग्रेजी में थी, तो बिल्कुल। हाँ। सैद्धांतिकी तो आपकी पहले ही छूट गई। हाँ, अब हाँ, शायद हाँ। हिंदी को लेकर जो पहली जो लिखावट शुरुआत भी हुई है, वो कविता, कहानी, व्यंग, कुछ धार्मिक पुस्तकों को लेकर वशिष्ठ योग वगैरह, या हाँ, फिर और जी, जी, कौवा, जी, तोता, जी। मैना की कहानी, इस तरह से लल्लू लाल जितने भी तमाम लोग थे, नहीं, नहीं, वो ये लोग तो। सैद्धांतिकी की किसी को कोई चिंता नहीं, नहीं नहीं, थी। वो उसके योग्य थे भी नहीं वो। उसके योग्य थे भी नहीं। हाँ, दिक्कत हो हाँ, गई हाँ। उसके बाद कि आप जो है जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार हुआ और जी, मैकाले के वंशज जो इस देश में बच गए थे, जी, जी, कि जी। चमक दमक वाला ज्ञान, आप उस संस्कृत में आप जाएंगे तो आपको उसी तरह से पूरा का पूरा डूबना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके तो आप काम कर नहीं काम सकते नहीं हैं। कर पाएंगे, जी, जी, जी। क्योंकि उसमें जो कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि वेद 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 भाष्य भूमिका, जी, तो वेद भाष्य भूमिका में शायन ने कहा है जी। कि दरअसल शिक्षा को ही पहले ध्वनि भी कहा जाता था। जी, 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 जी। तो उसमें था कि शायन कहते हैं कि बिना सैद्धांतिकी के आप ना तो अच्छा बोल सकते हैं, ना आप अच्छा विचार कर सकते हैं, ना आप अच्छा सोच सकते हैं, ना आप जी, सही जी। शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, न समय काल की परिस्थितियों को पकड़ सकते हैं। जी, जी, जी। दोष ही दोष आपके लेखन, बोलने, चालने सब कुछ में मिलेगा, ये शायन कहते हैं। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल होगा ही वेद होगा भाई। वेद भाष्य भूमिका, जहां से जी, जी, जी। ध्वनि के पहले, ईसा पूर्व की बात मैं कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ध्वनि जी, जी। ध्वनि की उत्पत्ति हुई है। ये सब इस ईसा के बाद, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त और आनंद वर्धन जी, वगैरह का जो जी, जी, पदार्पण जी, होता है। जी, जी, ये जी, जी। पहले की बात मैं कह रहा हूँ, जब पाणिनि वगैरह का, यास्क वगैरह का जो समय था, जहाँ हाँ, निरुक्त और निघंटु की चर्चा हुआ करती थी, उस समय हाँ, की बात मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ। तो हाँ। उस समय यह तय हुआ था कि बिना सैद्धांतिकी के आप तो एक तिनका नहीं चल सकते हैं, एक ना, कदम नहीं ना, चल ना, ना, सकते ना, हैं। ना, ना। गंभीर में तो नहीं चल बाद सकते में हैं। जो आपने कहा कि अंग्रेजी वगैरह आए और संस्कृत में लोग उस तरह से गए नहीं, हाँ, हाँ। उसी में सबसे ज्यादा घालमेल हुआ। जी, और जी, जी। घालमेल करने में क्या हुआ, लॉबिंग, गुटबाजी, अपने अपने लोग, जी। अपने पराये लोग, कैंपस, और उसके हाँ। बाद ठकुर सुहाती। ठीक, ठीक, ठीक। तो हाँ। इसको लेकर जो आप लगातार देखते रहे, जैसे प्रेमचंद को लेकर, तो प्रेमचंद हाँ। अच्छे संपादक तो हुए,
जी। लेकिन वो कठोर टिप्पणी भी करते थे। हाँ हाँ हम बिल्कुल, दो जब कभी उदाहरण होता। दे रहे हैं, दो जी जी उदाहरण दे रहे हैं, भुवनेश्वर जी की जी और जैनेन्द्र की। जी जैनेन्द्र की उन्होंने अश्लील रचनाओं की सुनीता त्याग पत्र को कहा था समाज में पढ़ने लायक नहीं है। जी 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 जी। यानी इस तरह की कहानियां उपन्यास को अब तुम समाज में परिवार के साथ नहीं पढ़ सकते हो नहीं अगर नहीं, इसके। एक जिम्मेदार जिम्मेदार संपादक के नाते उन्होंने, और लेखक के नाते। जी भुवनेश्वर की कुछ कहानियों को लेकर खासकर हमको लगता है उनके समय में भेड़िए शायद थी कहानी। क्या उन्होंने कहा था कि इसमें प्रतिभा है, ये अच्छा, ये आगे अगर लिखता रहे तो अच्छा कर सकता है जी। हाँ 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 जी। नहीं देखिए, असल में ऐसा है कि हमारी अपनी ज़मीन क्या है। हम अगर अपने मतलब इतिहास में या इतिहास के पहले मतलब पूरा काल में जाएं, तो हमारी अपनी ज़मीन क्या है, ये अगर हमको पता नहीं है, तो आज की तारीख में हम किसको आधार मानेंगे। वही मानेंगे जो आज की दुनिया में फैला हुआ है। तो ये स्थिति तो हमारे यहाँ 1850 के बाद से ही आती रही है। ये जरूर है कि उस समय संस्कृत जानने वाले, संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के व्याकरण, संस्कृत के सिद्धांत, इसके लोग थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो हिंदी में कितने थे या हिंदी के लेखन पर कितना लिख रहे थे, ये एक बहुत गंभीरता से देखने की बात है। और फिर जो लोग आए हमारे यहाँ हिंदी में लिखने पढ़ने के लिए, शुक्ल जी, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 1915-20 के पहले समीक्षा आलोचना जैसी चीज हिंदी में नहीं थी। जो थी उसमें हम कह सकते हैं कि आपने देखा समझा और उस पर अपनी एक टिप्पणी या अपना अभिमत व्यक्त कर दिया, पर किसी आधार पर उसका मूल्यांकन किया हो, ऐसा कम रहा है 1915-20 के पहले। और जब ये छायावाद आना शुरू होता है, हिंदी कहानी और उपन्यास की दुनिया हमारी बढ़ती है, फिर नाटक आने लगते हैं, प्रसाद वगैरह बहुत सारे लोगों के, तो उसमें फिर जरूरत हमको पड़ती है कि हमारा अपना जो संस्कृत साहित्य रहा है, बहुत समृद्ध रहा है, उसको कोई माने ना माने अलग बहस का विषय, लेकिन जो कुछ उसमें रहा है वो बहुत मूल्यवान रहा है। तो वो हमने कितना उसको थाहा है, कितना उसके भीतर गए हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ अगर नाट्यशास्त्र को ही ले लीजिए, तो नाट्यशास्त्र केवल नाटक का ही शास्त्र नहीं है, वो समीक्षा आलोचना का भी शास्त्र उसमें है, उसमें संगीत का भी है, और नाटक का तो है ही है। वो नाट्य शास्त्र कहा जाता है, पर वो पूरे मतलब जो रचनात्मकता है, चाहे वो साहित्य में हो चाहे किसी माध्यम में, उसमें जो भी माध्यम रहे, उन सब का एक तरीके से आलोचना समीक्षा का आधार वहां पर है। उसके समानांतर हमें जब देखते हैं तो कोई यूनान में जाता है, कोई मतलब पश्चिम के दुनिया में देखता है। और क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति शुरू की, तो उसमें तो वही चीजें, इतिहास भी उसी के आधार पर लिखा जाने लगा, साहित्य का मूल्यांकन भी उसी आधार पर होने लगा, समीक्षा शास्त्र भी ज्यादातर। और जो हमारे यहाँ लोगों ने अपने स्तर पर विकसित करने की कोशिश की हुई, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो अपना समीक्षा सिद्धांत कोई बना करके विकसित कर पाए हों। बहुत अगर कर भी पाए हैं, तो वो कितना स्वीकार किया गया, ये भी देखने की बात है। और आप रामचंद्र शुक्ल को ले लीजिए, उनके समय के नंदुलारे वाजपेयी परवर्ती हैं, श्याम सुंदर दास हैं, उन्होंने समीक्षा और आलोचना में कोई ऐसा बहुत गहरा काम तो नहीं किया है। साहित्य के इतिहास का भी उन्होंने जो कुछ लिखा है वो भी बड़ा काम चलाऊ है, खास करके शुक्ल जी के मुकाबले। तो ये लोग जब आते हैं तो ये दिक्कत इनकी ये थी कि ये अंग्रेजी के जरिए चीजों को जानने की जगह थोड़ा अपने संस्कृत साहित्य में जो हमारे लिए मूल्यवान है इस मामले में, उसमें उतना बहुत नहीं गए। अब जैसे हम केवल अभी उतना प्रसंग नहीं, लेकिन जैसे हम मोहन राकेश को देखते हैं, मोहन राकेश संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे नाटक जो लिखे, वो हमारे यहाँ उन्होंने पुराने को लेकर के और नए को लेकर के जो
एक बीच का रास्ता निकाल करके नाटक लिखना शुरू किया मंच के लिए, तो वो इस मामले में सबसे अलग हैं, आज भी अलग हैं, उनके जैसा अभी कोई भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने समीक्षा आलोचना में कोई काम नहीं किया, वो शायद उनकी दिलचस्पी नहीं थी। तो इस तरीके से जिस तरह संस्कृत का अच्छी जानकारी रख के मोहन राकेश ने नाटक में काम किया, तो उस तरह से हमारे हिंदी साहित्य में मुझे तो ऐसा नहीं मिलता है कि कोई बहुत ऐसा ठोस आधार वाले लोग हों जिन्होंने संस्कृत साहित्य के आधार पर कहानी, कविता या और दूसरे उसकी आलोचना। हाँ, नाटक वालों ने जरूर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को लेकर के आलोचना, समीक्षा की। और फिर वो चूंकि एक दिक्कत यहाँ यही रही ना कि जो कुछ हमारे यहाँ आ रहा था वो पश्चिम से भी आ रहा था, शिक्षा में अंग्रेजी के जरिए आ रहा था, तो वो उनको ज्यादा एक तो आसान लगा कि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में समझ ले रहे हैं, इसीलिए उसको फिर जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे तो एक बड़ी दिक्कत यही लगती है कि हमने अपना जो संस्कृत साहित्य था और उसको ठीक से जान समझ करके उसके आधार पर हिंदी का हम कोई व्याकरण भी हमारे यहाँ देखिए, पहला व्याकरण जो है एक अमेरिकन ने लिखा है, कामता प्रसाद गुरु का व्याकरण तो बाद का है, उससे पहले एक अमेरिकन ईसाई पादरी था, उसने व्याकरण लिखा है जो हिंदी साहित्य सम्मेलन से छपा है। तो दिक्कत हम ये है कि हम अगर सचमुच देखना शुरू करें या इतिहास हमारे यहाँ लिखा गया है तो कवियों का इतिहास लिखा गया है, चाहे वो हमारे यहाँ मिश्र बंधु हों या चाहे रामनरेश त्रिपाठी या उसके पहले लोग जो हों, शिव सिंह सरोज वगैरह हैं। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि हमने अपने यहाँ के संस्कृत साहित्य में जो कुछ था हमारे लिए उपयोगी, उसको हमने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आ रहा था, विश्वविद्यालय स्थापित हो गए थे 1870 के आसपास से, बाद से होने लगे हैं मद्रास में, कलकत्ता में, बम्बई में, इलाहाबाद में, तो और बाद में हुआ है। तो इसमें अंग्रेजी पढ़ाई का माध्यम थी, चीजें आपको अंग्रेजी, मतलब यहाँ तक तो आप देखिए कि एक समय तक ये रहा हिंदुस्तान में कि जो थीसिस लिखी जाती थी वो अंग्रेजी में ही लिखी जाती थी, हर भाषा की। नहीं तो आप क्या अपने हम सैद्धांतिकी से अगर थोड़ी सी दूरी हट कर के बात करें जी तो आपके अपने अनुभव में जो आलोचना जो हिंदी में आप देखते रहे अपने जी यादाश्त में, अपनी याद में, जी तो उसमें आपने क्या देखा? अगर प्रेमचंद से लेकर के अभी के माहौल को देखें तो जो आलोचना होती है वो जी। आलोचना क्या होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में देखिए, ऐसा है, प्रेमचंद का कम से कम कहानी उपन्यास में जो लेखन आया है, तो उसने तो हमारे यहाँ लोगों को मतलब ये महसूस कराया कि हमको कहानी और नाटक भी उनके समय में आ गया था। भले वो पारसी थिएटर से बहुत प्रभावित रहा है, प्रेमचंद या शंकर प्रसाद भी उससे प्रभावित रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पुरातन को का कथ्य लिया और फारसी रंगमंच के दृष्टिकोण से उसको, उसका एक जो आलेख तैयार किया वो उसी तरह का था, जिसमें कविता भी है, गाना भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये है कि जो हमारे यहाँ समीक्षा आलोचना की स्थिति है वो एक तो छायावाद से हमको जरूरत पड़ती है और दूसरे कहानी और कविता से जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ बहुत सारी, जैसे अब अतुकांत कविताएं हैं जिसको हम कहते हैं मुक्त छंद, वो अब इस समय मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे एक पत्रिका वासंती निकलती थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, शायद प्रेम नारायण हुआ करते थे, तो वो निकालते थे, उसमें एक पूरा लेख उन्होंने छापा किसी का, जिसमें सन 1880-90 के बीच या 85-90 के बीच में एक कवि ऐसे थे जो उस समय हिंदी में मुक्त छंद की कविता लिख रहे थे। तो जाहिर है कि वो अंग्रेजी के प्रभाव में लिख रहे थे, और जो कुछ हमारे यहाँ उसमें संस्कृत वो हिंदी में कविता रीतिकाल से चली आ रही थी उसी का प्रभाव था, तो उससे अलग हट करके उन्होंने लिखा। लेकिन उस तरह की चीज तो हमारे यहाँ निराला से कहीं आना शुरू होती है, बीच में कितना लंबा गैप है। तो इसलिए
जो प्रेमचंद के जमाने में, और प्रेमचंद को तो जिंदगी भर जो है वो अपने कहानियों पर तो कम, उपन्यासों पर उनको मतलब इतना लोगों ने लताड़ा कि साहब इसकी नकल है, उसकी नकल है, और उसमें कई सारे लोग रहे हैं। तो दिक्कत यह है कि, और ये लोग खुद समीक्षा आलोचना नहीं कर सकते। जिन लोगों ने आरोप लगाया वो खुद कोई समीक्षक आलोचक नहीं थे, न उनके पास समीक्षा आलोचना की कोई समझ थी। लेकिन ऐसे लोगों ने लेकिन प्रेमचंद ने उसको कुछ तो कुछ जवाब दिया तुर्की बतुर्की, और बाकी उन्होंने कोई परवाह ही नहीं की। दूसरे ये है कि उनकी जिंदगी में केवल एक किताब आई है जो, वो भी उनके उपन्यास कला पर है, उनके उपन्यास कहानी और उनके पूरे साहित्य की आलोचना पर नहीं है। तो ये तो हम देखते हैं कि ये किताब आई है शायद 1930-32 के आसपास, प्रेमचंद के रहते आई है। तो हम ये अगर देखें तो उस समय अगर समीक्षा आलोचना कुछ आ भी रही थी पत्र पत्रिकाओं में, तो वहां इतना बिखरी है कि उसको मेरे ख्याल से भी बहुत इकट्ठा करके और उस पर काम जो होना चाहिए वो बहुत कम हुआ है। दूसरे जो उस समय आलोचना समीक्षा होती थी मुख्यतः छायावाद की कविता को लेकर होती थी। जो गद्य रहा है उसमें, चाहे उपन्यास में रहा हो, चाहे नाटक में रहा हो, चाहे कहानी में रहा हो, छायावाद के असर का रहा हो, उस गद्य साहित्य पर भी मतलब मेरे जानते तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको पढ़ करके अपना कोई हाँ, समीक्षा। हम थोड़ा प्रेमचंद की बात से ही आलोचना, हिंदी आलोचना को समझते हैं। हाँ जी जी किशन सिंह थे एक, जी। जो उन्होंने दोषारोपण किया था कर्मभूमि को लेकर। हाँ हाँ तो उसमें किशन सिंह कहते हैं जी कि कर्मभूमि में तात्कालिक, वो कहते हैं, किशन सिंह कहते हैं जी 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 कि कर्मभूमि में तात्कालिक राजनीति के विवरण और वर्णन है, जी। अतः इससे रचना का शास्त्रीय स्तर गिरा है हाँ और साहित्य के सौंदर्यात्मक मूल्यों की क्षति हुई है। जी। सौंदर्यात्मक मूल्यों की क्षति हुई है। हाँ रचना में कालजयित्व कम है। हाँ प्रेमचंद ने इसका जवाब दिया था जी जी और बड़ी विदग्धता के साथ लिखा जी था। जी 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 मिस्टर किशन सिंह जी। की मुख्य आपत्ति यह जान पड़ती है कि कर्मभूमि राष्ट्रीय आंदोलन को पृष्ठभूमि में रखकर लिखी गई है। हाँ वह इस बात को भूल जाते हैं कि लगभग सब महान उपन्यासों का कोई न कोई सामाजिक उद्देश्य होता है जी जी या कोई न कोई महान आंदोलन उसकी पृष्ठभूमि में रहता है। जी 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 टोल्स्टॉय का वॉर एंड पीस मॉस्को पर नेपोलियन की चढ़ाई के इतिहास के अलावा और क्या है। जी उसने ऐसे चरित्र और ऐसी घटनाएं प्रस्तुत की हैं जी जिसे मानव प्रकृति में उसकी आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का पता चलता है। जी 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 सबसे महत्वपूर्ण वस्तु चरित्रों का विकास है। जी। अगर लेखक को इसमें सफलता मिली है तो हाँ फिर उसे आलोचना से डरने का कोई कारण नहीं। जी जी क्या जी लेखक सुकुमार और गंभीर भावों को उभार सकता है? जी अगर वह ऐसा करता है तो उसकी पृष्ठभूमि चाहे जो हो, वह शाश्वत सत्यों को लेकर कारोबार कर रहा है जी और उसे बहुत दिनों तक जीवित रखने का अधिकार है। जी। प्रेमचंद इसी पत्र में आगे कहते हैं हाँ कि हिंदी में आलोचना का स्तर दिनों दिन गिर रहा है। जी 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 अब उसके पहले देखिए, ध्यान में दीजिए कि वो जी। कौन स्तर हिंदी आलोचना का रहा होगा। रहा होगा। जी ये जी जी। देखिए, क्योंकि हाँ हाँ स्तर हाँ। गिर रहा है। जी 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 राग और द्वेष से ग्रस्त होकर मेरी मेरी आलोचना की जा रही है। जी 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 हिंदी में एक दो पत्रों ने मेरे खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। हाँ बड़े खेद की बात है कि साहित्य का क्षेत्र भी व्यक्तिगत राग द्वेष से क्षति विक्षत हो रहा है। जी अनेकानेक दल और गिरोह हैं। अब जी। मैंने जो पहले कहा था, लॉबिंग, गुटबाजी, हाँ 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 जी ये जी, वो सब है अभी भी है। जी जी जी। अनेकानेक दल और गिरोह हैं। अगर आप हाँ उनमें से हाँ किसी एक दल की प्रशंसा करते हैं जी तो विश्वास रखिए कि दूसरा दल इस वर्जित प्रदेश में घुस आने के लिए आपको दंड दिए बिना न रहेगा। जी इलाहाबाद की सुरसती ने मेरे खिलाफ एक लेख लिखा है। जी जी
ये सब आपको याद होगा ये सब। हाँ बिल्कुल याद है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में फैली असहिष्णुता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ यह सब प्रशंसा के भूखे हैं। जी 1 अगस्त 1933 में जी। जैनेंद्र को स्पष्ट शब्दों में लिखा, हाँ आजकल हिंदी में अजीब धांधली है। आप सोचिए, शब्द जी देखिए। जी 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 एक भाषा अपनी निर्मिति में है, 10 20 जी। 30 40 साल में लोग लिख पढ़ रहे हैं। हाँ प्रेमचंद उर्दू से अभी अभी माने 10 साल 15 साल पहले आए हैं, 15 के हाँ हाँ आसपास। हाँ, उन्नीस सौ वो पंद्रह। पत्र जो लिख हाँ रहे हैं 33 में, जी उसमें लिख रहे हैं 1 अगस्त 1933 को जी। जैनेंद्र को स्पष्ट शब्दों में, हाँ आजकल हिंदी में अजीब धांधली है। जी जिसकी पुस्तक की बुरी आलोचना कर दो, जी वह लड़ने को तैयार हो जाता है। जी 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 इसलिए मैंने इरादा किया है जी कि कहानी और उपन्यासों की आलोचना करना ही छोड़ दूं। जी। जिसकी तारीफ कर सकूंगा हाँ उसकी आलोचना करूंगा, जी। जिसकी तारीफ न कर सकूंगा उसे किनारे रख दूंगा। जी जी अब जी। सोचिए जी। नहीं तो देखिए, अब आपने देखा ना, मैं जो कह रहा था कि एक तो छायावाद से प्रभावित जो कुछ रहा है उसमें कविता का की आलोचना समीक्षा ज्यादा रही है। और वो भी इसमें कि महादेवी को महत्व मिले, कि निराला को मिले, कि पंत को मिले, या और प्रसाद जी को मिले। तो दिक्कत एक, और कोई तब तक आपके यहाँ समीक्षा सिद्धांत आपने विकसित ही नहीं किया था। और उसके पहले प्रेमचंद कह तो दे रहे हैं, बड़ी बात है ये कि इसके पहले मतलब हमारी आलोचना का जो स्तर रहा है। तो और दूसरे किशन ने जो उनकी आलोचना की है समीक्षा, उसमें है क्या? उसमें तो एक कुछ टिप्पणियां हैं उनके कर्मभूमि उपन्यास पर। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि वो कोई समीक्षा सिद्धांत लेकर के आए हों, उसके आधार पर उदाहरण के साथ बात कर रहे हों, ऐसा तो नहीं है। तो मैं यही कह रहा था कि प्रेमचंद के वो लेकर के तो एक तो उनको मान लिया गया कि भाई ब्राह्मण विरोधी हैं वो, इसीलिए सवर्ण लोग कुछ ब्राह्मण कुछ ठाकुर या इस तरह के लोग नाम वाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो उन पर किसी न किसी तरीके से प्रहार करते रहे, और प्रेमचंद ने कभी इसकी परवाह नहीं की। जिसको समझा जरूरत है जवाब देने की, वो बड़े तौर तरीके से जवाब दे दिया उन्होंने। बाकी वो आगे बढ़ गए, क्योंकि जानते थे हम इसमें पढ़ेंगे तो मेरा जो लिखना पढ़ना है फिर वो प्रभावित होगा, तो इसलिए उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। बाकी आप उस समय की पत्रिकाएं, अगर मैं तो कहता हूँ ना भाई, दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पुरानी जो पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं, उसमें जाकर के चीजें निकाल करके उसके बाद उसको तुलनात्मक रूप से देख करके बताए तो कोई भाई, तब हमारे यहाँ की समीक्षा आलोचना क्या थी और कैसे लोग कर रहे थे, उसका सिद्धांत कुछ उसको समझ में आए तो बताए वो। तो इस पर तो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। दूसरे हमारे यहाँ छायावाद लगभग 20 साल तक चला। फिर जो प्रयोगवाद आया, प्रगतिवाद आया, तो फिर तो हम लोग इसमें खाने खाने में बट करके करने लगे ना। तो अपनी समीक्षा और अपनी आलोचना सिद्धांत की हम परवाह कहाँ किसकी करते। और वही मैंने जो कहा, जो कुछ हम समझ रहे थे लिखने पढ़ने के लिए समीक्षा आलोचना में, वो सब अंग्रेजी के जरिए कर रहे थे। तीसरा ये है कि उसके बाद फिर नई कविता आंदोलन आता है, नई कहानी आंदोलन आता है, फिर कलकत्ते से कुछ आंदोलन निकले वो आता है, फिर साठोत्तरी हो गया, फिर साठोत्तरी के बाद फिर तो हमारे यहाँ तो चीजें फिर दशकों में बदलने लगी। तो लोग बस अपने दशक के बीच में क्या हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन खराब कर रहा है, इसी पर अटक गए हम। हमने कोई सचमुच समीक्षा, और रामविलास जी अंग्रेजी के आदमी थे, तो कम से कम भाई अंग्रेजी के ही आधार पर कोई बहुत अच्छी समीक्षा आलोचना का उन्होंने मानदंड रखा होता, तो आलोचना समीक्षा का उतना बड़ा काम तो मेरी समझ से उन्होंने नहीं किया है। हाँ, उन्होंने कुछ विषय चुने, उस पर अपने चीजें जुटाई, सामग्री जुटाई, और उस पर एक किताब तैयार कर दी। जहां तक मुझे लगता है कि इस काम में रामविलास जी ज्यादा लगे रहे। अभी जरूर है कि उन्होंने पहले प्रेमचंद पर लिखा, फिर रामचंद्र शुक्ल पर लिखा, फिर और कुछ लोगों पर लेकर के लिखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक आलोचक के रूप में ऐसा कोई हमको बड़ा आधार दिया हो जिससे हमें लगे कि उन्होंने हमारे हिंदी समीक्षा आलोचना को कोई जमीन दी है, और वो जमीन हमारे किसी काम की है।
जी। हाँ, मुझे मुझे तो यही लगता है कि हमने कभी अपनी समीक्षा आलोचना पर, और इसीलिए नामवर सिंह पर आरोप लगता है कि आप तो कविता के मतलब उससे नहीं, और गद्य की आलोचना करते हैं। जिनके गुरु कम से कम गुरु की रुचि थी कि संस्कृत साहित्य में जी कहीं न कहीं साहित्य में स्वाध्याय के माध्यम से रचे बसे रहते थे, हाँ हाँ उनके शिष्य जो है वो नव समीक्षा अमेरिका से जाकर के ले आए, हाँ सोचिए। हाँ जी जी जी। नहीं तो वही दिक्कत ये है कि हमने जो है, हम अब जब हम कहते हैं भाई आजादी के बाद हमको बहुत कुछ करना था, तो बहुत कुछ करने में आपने अपने देश की जमीन के लिए, यहाँ के समाज के और यहाँ के पूरे वातावरण के लिहाज से आपने क्या किया? आप मतलब विदेशी साहित्य के आपने आधार पर अगर ले आए आपने हैं। ब्राह्मण जी दोही वाली बात जो की उसको भी समझ लेते हैं। जी 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 जी। बनारसी दास चतुर्वेदी को 12 जनवरी 1934 को एक पत्र लिखते हैं, हाँ हाँ जिसमें ब्राह्मण द्रोही करार दिया गया है, निर्मला हाँ उपन्यास को लेकर के जो जी है। जी 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 जी। तो उसमें वो कहते हैं, पत्र में कहते हैं, हाँ हाँ निर्मल जी की आरती उतारी, जी निर्मल जी की आरती उतारी, जी निर्मल ने मुझ पर यह दोष लगाया है कि मैं ब्राह्मण वर्ग का द्रोही हूं, जी इसलिए कि मैंने इन पुजारियों और महंतों और धार्मिक लुच्चे लफंगों के कुछ पाखंडों का मजाक उड़ाया है। जी 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 उनको वह ब्राह्मण कहता है और जरा भी नहीं सोचता कि उनको ब्राह्मण कहकर वह अच्छे भले ब्राह्मणों का कितना अपमान करता है। जी 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 ब्राह्मण का मेरा आदर्श सेवा और त्याग, जी। ब्राह्मण का हाँ हाँ हाँ, वो ब्राह्मण किसको मानते हैं हाँ, बता रहे हैं ब्राह्मण का प्रेमचंद ना। मेरा आदर्श सेवा और त्याग है, जी जी वह कोई भी हो। जी पाखंड और कट्टरता और सीधे साधे हिंदू समाज के अंधविश्वास का फायदा उठाना इन जी पुजारियों और पंडों का धंधा है, जी 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 इसलिए मैंने उन्हें हिंदू समाज का अभिशाप समझता हूँ जी 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 और उन्हें अपने अधपतन के लिए उत्तरदायी समझता हूँ। जी 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 वे जी। इसी काबिल हैं कि हाँ उनका मखौल उड़ाया जाए जी और यही मैंने किया है। जी यह निर्मल और उसी थैली के चट्टे बट्टे दूसरे लोग ऊपर से, अब जी। सोचिएगा, हाँ 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 बहुत राष्ट्रीयतावादी बनते हैं। आज का जी जी समय जी याद जी जी आता जी 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 है। मैंने उनकी चिंता देखिए जी जी। कि ऐसे ही लोग बहुत हाँ हाँ राष्ट्रीयतावादी बनते हैं, हाँ हाँ मगर उनके दिल में पुजारी वर्ग की सारी कमजोरियां भरी पड़ी हैं जी 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 और इसीलिए वे इन लोगों को गालियां देते हैं जो स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। जी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए उनकी जो कहानी है पेटू शास्त्री जी की, मैं शीर्षक भूल रहा हूँ, लखनऊ में लिखी गई थी, माधुरी में प्रेमचंद से संपादक थे वो कृष्ण बिहारी मिश्र, और उस पर मुकदमा चला था। आप समझिए कि उसमें दुलाल भार्गव ने मैथिली शरण गुप्त और मतलब बीसियों नाम उसमें, कहीं मैंने पढ़ा है बीसियों नाम ऐसे जो हिंदूवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, ऐसे लोगों का गोल बना करके उन्होंने बाकायदे मतलब तैयार की कि भाई इस मुकदमे में जो है वो इनको मात दी जाए प्रेमचंद को। और उधर जो माधुरी के मालिक थे, उनका ये था कि चाहे हमको मतलब लंदन से बैरिस्टर लाना पड़े, लेकिन इस मुकदमे को हमको जीतना है। अंततः स्थिति ये आ गई कि कोर्ट ने कहा भाई इसमें जो स्थिति है आप लोग बेहतर है कि आप आपस में मिलजुल के समझौता कर लीजिए, और नहीं तो हम तो फिर अपने हिसाब से, जैसे कोर्ट को जब तक ऐसी कठिनाई होती है तो समझौते की बात करता है, और उसी मामले में फिर समझौता ही किया दोनों पक्षों ने। और उस समझौते में यही रहा कि भाई प्रेमचंद ने ये कहा कि भाई हमने इरादतन मोटेराम शास्त्री के चरित्र की जो कमियां हैं वो की हैं, मैंने उनकी कोई आलोचना नहीं की है। और इन लोगों ने भी उसको मान लिया, और
बात खत्म हो गई। और उसके बाद फिर वो कहानी दोबारा छापी गई माधुरी में कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिस पर इतना विवाद है, वो इसको पढ़ें। तो जो मैं कह रहा हूं कि उस समय हमारे यहाँ विद्वेष तो प्रेमचंद के साथ मतलब ब्राह्मणों का और हिंदूवादियों का, हिंदूवादी तो नहीं कह सकते हैं इसलिए कि वो तो दूसरे उसके लोग थे, गुरुदत्त वगैरह थे, लेकिन ब्राह्मण तो उनके बहुत सारे उदाहरण था। श्रीनाथ सिंह ठाकुरों में जो सरस्वती का संपादन कर रहे थे। लेकिन प्रेमचंद ने हमारे यहाँ उस समय आलोचना समीक्षा कितनी विकसित हुई है नहीं हुई है इसकी भी परवाह नहीं की उन्होंने। और परवाह की होती तो शायद वो अपनी हंस से या जागरण से, जागरण तो बहुत थोड़े दिन चला है, लेकिन यह है कि हंस से वो कम से कम कुछ समीक्षा आलोचना लिखा करके कोई उसका एक आधार बनाते। लेकिन वो पत्रिका निकालते थे, उसके घाटे से परेशान रहते थे, प्रेस की जिम्मेदारी थी चलाने की, उससे परेशान रहते थे, उसमें लिखना भी है। तो ऐसे में प्रेमचंद अगर उस समय की आलोचना के लिए कह रहे हैं कि भाई पहले की आलोचना कैसी थी, तो कुछ अगर रही भी होगी तो शायद उन्होंने उसको संतोषजनक समझा होगा। इसको लेकिन ऐसे मैं तो समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, हाँ 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 कुछ कुछ आलोचनाओं और समीक्षाओं को लेकर चलते हैं। हाँ ठीक है जी। प्रेमचंद अपने समकालीनों की कृतियों की समीक्षाएं लिखते थे जी और पत्रों के माध्यम से प्रेषित भी करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब कंकाल की समीक्षा 24 जनवरी 1930 को लिखा गया। हाँ प्रसाद जी के नाम पत्र प्रेमचंद का पत्र में जी है। पत्र बधाई और प्रशंसा के साथ शुरू होता है। जी जी। पहले इसे आदि से अंत तक पढ़ा हाँ और मुग्ध होता गया। जी आपसे मेरी जो पुरानी शिकायत थी वह जी। बिल्कुल मिट गई। हाँ सोचिए, हाँ प्रेमचंद लिख रहे हैं प्रसाद जी को। हाँ हाँ, उनके नाटक पर बहुत कड़ा लिखा था अब कि क्या उससे गलमुर्दे पहले, हाँ, उखाड़ते जो हैं। जो आप करा जिसको कह रहे हैं, जी 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 मैंने एक बार आपकी पुस्तक का स्कंद गुप्त की आलोचना करते हुए लिखा था कि आपने इसमें हाँ गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। जी जी इस बात पर मुझे काफी सजा भी मिली थी। जी पर जी जो लेखनी वर्तमान समस्याओं को इतने आकर्षक ढंग से जनता के सामने रख सकती है और वह इस तरह दिलों को हिला सकती है, उससे जी फिर जी वही जी बात मेरे मुंह से निकलती है, क्षमा कीजिएगा। जी 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 जी। पूर्वजों की कीर्ति का भविष्य के निर्माण में भाग होता है और बड़ा भाग होता है, हाँ लेकिन हमें तो नए सिरे से दुनिया बनानी है। जी अपनी किसी पुरानी वस्तु पर गौरव करें, वीरता हाँ पर, दान जी पर, तप पर। ये हाँ वीरता क्या थी? हाँ अपने भाइयों का रक्त बहाना दान क्या था? जी एकाधिपत्य का नग्न नृत्य और तप क्या था? हाँ वही जिसने आज कम से कम 80 लाख बेकारों का बोझ हमारी दरिद्र जनता पर लाद दिया है। जी जी। मगर 5 रुपये वाला मामला आज 5 किलो अनाज पर देखिएगा, हाँ सोचिएगा, 5 रुपये मिल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। मगर 5 रुपये प्रति माह भी एक साधु की जीविका पर खर्च हो तो लगभग 20 करोड़ रुपए हमारी गाढ़ी कमाई के उसी पुराने तप के आदर्श की भेंट हो हाँ हाँ जाते हैं। हाँ जी 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 अब सोचिए कि 80 करोड़ लोगों को आप जो दे रहे हैं, जी जी जी। उससे उनकी बुनियादी तो जरूरत की पूर्ति तो हो रही है, हाँ हाँ लेकिन हम उनको मनुष्य, बेहतर मनुष्य कैसे बनाएंगे, उसके लिए भारत सरकार या इसकी किसी चिंता के किसी पास को नहीं है। कोई नहीं है। नहीं है। हाँ वो हाँ कम जी से कम जी पशु से तो ऊपर है ना, मनुष्य है जी वो। जी 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 आप जिस मनुष्यता में आप अपने लिए हजारों हजारों करोड़ रुपए का एक जहाज खरीदते हैं, जी और उस आदमी की पूरी जिंदगी 5 किलो अनाज में काटनी है, जी जी। इस पर भी अगर विचार करे तो कौन करे, यह भी एक सवाल है। हाँ हाँ इसी को जो है प्रेमचंद कहते हैं, किस बात जी जी पर गर्व करें? जो हम हाँ लोग कह रहे हैं कि आखिर सोचने वाला कौन होगा, हाँ किस बात पर गर्व करें? जी वर्णाश्रम धर्म पर, जी जिसने हमारी जड़ खोद डाली। जी अंत में कंकाल के बारे में लिखते हुए जी पत्र समाप्त करते हैं। कंकाल हाँ में एक समाज के हितैषी की आंखों का गर्म, बड़ी बड़ी बूंदों वाला आंसू है। घंटी और यमुना दोनों का क्या कहना? हाँ मैं छोटे छोटे कंकाल चाहता हूं, या कोई उपन्यास हो तो वह भी बड़े प्रेम और आदर के साथ प्रकाशित करूंगा। जी जी अब देखिए कि यह उपन्यास जो है बनारसी दास चतुर्वेदी को पसंद नहीं आया। जी 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 प्रेमचंद ने 3 अक्टूबर 1932 के पत्र में लिखा
हाँ आपको कंकाल पसंद नहीं आया, हाँ इसका मुझे खेद है। जी मैं बड़ी उदार रुचि का आदमी हूँ हाँ और आलोचना बुद्धि मुझ में बहुत कम है। जी कंकाल में मुझको सच्चा आनंद मिला और मैं जी पुस्तक से भी अधिक उस आदमी का प्रशंसक हूँ। जी वह बहुत खुले हुए और स्पष्टवादी आदमी है। ये प्रसाद जी जी के बारे में कह रहे प्रसाद हैं, जी के सुनिए। बारे में कह रहे हैं, जी हाँ। तो इस जी तरह की आलोचना। नहीं, देखिए, मैं असल में अमृत राय ने एक बहुत अच्छा काम किया कि 3 खंडों में जो उनका गद्य लेखन है प्रेमचंद का, कहानी के अलावा पत्र पत्रिकाओं में, उसमें समीक्षा आलोचना भी है, वो सब इकट्ठा कर दिया। तो अगर किसी को केवल प्रेमचंद की समीक्षा आलोचना पर काम करना हो, वो 3 खंड बहुत काफी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने किया हो, जरूर होगा, लेकिन किसी ने ये करने की कोशिश की होगी। देखिए, प्रेमचंद अपने समय में लिखते हुए जो पुस्तकों की समीक्षाएं आलोचनाएं कर रहे थे, आलोचना तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक तरह से उन पर जिम्मेदारी वो जमाना के समय से आ गई थी, तो उस पर जो उनकी समझदारी थी लिखते थे। तो प्रेमचंद एक संपादक होते हुए या कथाकार उपन्यासकार होते हुए वो हिंदी की समीक्षा आलोचना में। उस दायित्व को प्रेमचंद की पीढ़ी के बाद के तथाकथित आलोचकों में, मैं उनको आलोचक नहीं कहूंगा, नहीं नहीं है जी। प्रेमचंद स्वीकार करते हैं। जी आपको याद होगा, एक स्मृति लेखा एक किताब है अज्ञे जी की। अज्ञे जी के, हाँ उसमें प्रेमचंद से वो 2-3 बार मिलने की बात कहते हैं। हाँ 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 उस लंबे लेख में यह भी बताते हैं कि प्रेमचंद से मिलकर के उन्होंने अपनी कविता को लेकर बहुत बात की थी। प्रेमचंद ने जी उनको बार बार कहा था कविता की मुझे रत्ती भर समझ नहीं है, जी 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 और हाँ जितनी बार आप कहेंगे मैं छापूंगा भी नहीं और जी उस पर एक शब्द खर्च नहीं करूंगा। हाँ हाँ ठीक। और उन्होंने नहीं ही किया। हाँ यह स्वीकारोक्ति है किसी की। नहीं नहीं, ये बड़ी बात है, स्पष्टता और है। यहाँ पर देखिए कंकाल के बारे में बनारसी दास चतुर्वेदी, हालांकि हालांकि उन्होंने काम बहुत किया, लेकिन उनकी जो सोच और चेतना जो है, हाँ बनारसी हाँ दास चतुर्वेदी, लेकिन महीन बुद्धि के संपादक नहीं थे वो। नहीं 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 जी तो संपादक की महीनता होती है। हम हाँ इसको हाँ दूसरे प्रसंग में अगर प्रेमचंद से समझना चाहें, हाँ तो एक कहानी है उनकी रसिक संपादक। रसिक संपादक है, जी जी अब सोचिए कि अगर हिंदी में रसिक संपादक की जो परंपरा, वो एक कहानी प्रेमचंद लिखते हैं, लेकिन रसिक संपादक की परंपरा कैसे चल गई जी जी कि रसिक संपादक जो है वो महिला की कुरूपता से देख करके भागने लगा। जी 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 लेकिन आपके बाद के प्रेमचंद के बाद के हिंदी संपादक जी सुरूपता, जी कुरूपता नहीं, हाँ सुंदरता की तरफ कैसे भागे ये रसिक संपादक, जी हिंदी साहित्य पूरा गवाह है उसका। नहीं नहीं, और इसमें उन काले कारनामों को लेकर अब उन संपादकों की अधिक चर्चा होती है, रसिकता के साथ होती है। हाँ उन्होंने हाँ क्या हाँ किया और क्या नहीं किया, वो मसला अलग हो गया। नहीं नहीं, वो इतने सारे उदाहरण हैं कि मतलब उसकी चर्चा क्या करना। जो मतलब उच्छिष्ट जिसको हम कह सकते हैं जीवन का है, और आप संपादक हैं, तो ये तो बहुत मतलब खुला सत्य सन 40-50 के बाद से लेकर के, और उसके बाद बराबर आपको उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, वो प्रेमचंद जिन्होंने स्कंदगुप्त की आलोचना की और ये तक कह दिया कि भाई क्या आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, पर तब तक मुझे जहां तक पता है तब तक प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद में एक शहर के होने के बावजूद मुलाकात नहीं थी। तो अपनी नजरिए से देखते थे, लेकिन जब मुलाकात हुई तो प्रेमचंद से मुलाकातों के जरिए प्रेमचंद कैसा लिख रहे हैं और बातचीत में जो कह रहे हैं उसके प्रभाव में तितली लिखी गई है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो प्रेमचंद इतनी कड़ी आलोचना 1-2 लाइन में भी कह करके प्रसाद से तितली लिखवा सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर वो समीक्षा आलोचना पर गंभीर होकर के हंस के माध्यम से कुछ काम करते, क्योंकि उनके रहते तो 6 साल हंस निकला है, और 30 में शुरू हुआ। सौभाग्य या दुर्भाग्य देखिए कि कंकाल और तितली जी
प्रसाद के उपन्यास, प्रेमचंद के किसी भी उपन्यास, यहाँ तक कि गोदान तक को भी रखिए, जी जी। चर्चा में दोनों उपन्यास कमतर नहीं पड़ते हैं। हाँ हाँ, नहीं तो ये प्रेमचंद का प्रभाव है। जी। प्रेमचंद के संगत का प्रभाव है कि प्रसाद इस तरह बदल जाते हैं गद्य में और कहानी में और उपन्यास में। तो इस बात को उस समय, वही तो मैं कह रहा हूं ना, उस समय जो पत्रिकाएं निकल रही थी तो उनमें जब आप जाके खंगालेंगे तब ना आपको मिलेगा कि भाई समीक्षा आलोचना का काम अगर हो रहा था, फुटकर हो रहा था, तो वो उससे किस आलोचना समीक्षा पद्धति की निर्मित हो रही थी। और मैं तो कहता हूं ना भाई, देखिए बाद में हमारे यहाँ तो वाद और आंदोलन आ गए हिंदी में। सचमुच साहित्य लेखन जो मकसद होना चाहिए वो तो हमारे यहाँ धीरे धीरे खत्म होता गया, और जो जो मतलब हम 20वीं सदी में बढ़ते गए हैं वो खत्म होता गया है। आज तो जो कुछ है हम लोगों के सामने है, बहुत गंभीरता से किसी के बारे में अगर कोई बहुत खरी बात कह दें तो सिवाय इसके कि मतलब वो संबंध खराब हो जाए या मतलब आपको आदमी गाली गलौज तक करने लगे। तो अब वो इसलिए हो गया है ना कि आप साहित्य में सचमुच वो नहीं लिख रहे हैं जो समाज को जरूरत होती है, और इसीलिए समाज में साहित्य उतना पढ़ा भी नहीं जा रहा है। ये दूसरी बात है कि और सारे माध्यम आ रहे हैं लोगों को लुभाने या प्रभावित करने के लिए या उनके मनोरंजन के लिए, पर उसके बीच में आप अपने साहित्य से पाठकों को कितना बना रहे हैं या समाज में साहित्य का स्थान बनाए रखने में कौन सी भूमिका आप कर रहे हैं। कोई जितने साहित्यकार हैं, ये एक आज के समय का बड़ा सवाल है। हमारे पास जब हमारे हाथ में एक मोबाइल आ गया है जिससे हम सारी दुनिया परख हाथ में। पढ़ते हुए भी हाँ, जैनेन्द्र की कहीं प्रशंसा भी करते हैं, जैसे नहीं नहीं सुनीता करते हैं, उन्होंने अपने सुनीता को बात का। लेकर जी सुनीता को लेकर त्यागपत्र को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, जी जी जी। तो परख को लेकर उन्होंने प्रशंसा भी की है। हाँ हाँ की है, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़कर मुग्ध हो गया था। जी परख जी के जी। चारों मित्र सत्य, कट्टो, बिहारी और गरिमा हाँ खूब हुए हैं। सत्य का हाँ गंभीर मानसिक संग्राम बिहारी का उससे भी पवित्र किंतु सरल और विनोदमय लगा। हाँ कट्टो तो देवी है। हाँ हाँ हाँ। आपकी शैली और चरित्र प्रदर्शन का ढंग मुझे बहुत पसंद आया। जी 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 मैं जी जी ऐसी रचना पर आपको बधाई देता हूँ। जी। 17 नवंबर 1930 में यह पत्र जो है वो लिखे थे वो। हाँ हाँ, तो ये तो उनके मतलब संबंधों की शुरुआत का समय है। तो और उनमें चूंकि देख रहे थे वो अब उनको पढ़ उसमें करके। सुनीता को लेकर कहते हैं, हाँ हाँ। मगर तुम्हारा हरिप्रसन्न, जी शायद मुझे भ्रम न हो, जी लेकिन श्रीकांत से छिपकर वह कृत्य क्यों किया गया, जी। इसमें मुझे नैतिक दुर्बलता का भय होता है। हाँ हाँ श्रीकांत की पूरी पूरी अनुमति से यह काम किया जा सकता था। जी श्रीकांत जैसा उदार चेता मनुष्य सुनीता के इस नए काम मार्ग में बाधक न होता, जी और होता तो सुनीता को अपने निश्चय पर दृढ़ रहना और उसके नतीजे बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। जी। हरिप्रसन्न को सुनीता को सिड्यूस हाँ सिड्यूस किया, हाँ कुछ ऐसा भाषित होता है। हाँ हाँ। सुनीता ध्वज धारणी बने, इसमें कोई हर्ज नहीं, यह जी वह गौरव की बात है हाँ उसके लिए भी और देश के लिए भी। लेकिन जी हरिप्रसन्न के मन में यह कुत्सित भावना क्यों? जी। इस तरह के भी सवाल भी उठाते हैं। नहीं नहीं, वो देखिए उनके अंदर एक समीक्षक आलोचक तो था, अगर इसलिए कि वो। सुनीता विवाहता न होती, अगर यह हाँ प्रेम सत्य के लिए प्रेम सत्य के साथ निभाता तो कोई जी बात न थी। जी जी जी। लेकिन जब श्रीकांत और सुनीता में एक मुआहिदा हो चुका है और वो हाँ मुआहिदा उसे स्वीकार है, तो फिर यह व्यवहार क्यों? जी। मैंने इस तरह की दुश्चरिता जो होती है, हाँ हाँ, नहीं इसको आप नहीं देखिए उस। व्यभिचार की श्रेणी में रख सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए उस समय तो नैतिकता और अश्लीलता का फर्क इतना स्पष्ट था कि उसमें कहीं मतलब इफ एंड बट का सवाल ही नहीं था। आज तो मतलब अश्लीलता को लेकर के अगर आप बात करिए किसी के लेखन की, उसमें
उस सब की तो मतलब ठीक है, आप बात कर सकते हैं, कर लीजिए, वो कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर हमको बात नहीं करनी चाहिए। भाई उसका सामाजिक क्या प्रभाव पड़ता है, जब तक इस बात पर आप नहीं विचार करेंगे कि वो कितना दूषित नहीं, करती है इस समाज इस को, इस इस उपन्यास के अश्लीलता। जरिए, इस जी उपन्यास के जरिए जी। आप आप उपन्यास में इस चीजों को देख रहे हैं। हाँ इस व्यवहार में यशपाल के साथ और अ, उनकी जो धर्म पत्नी थी, क्या हाँ, नाम था, प्रकाशवती पाल। प्रकाशवती, जी उन दोनों के इस रोमांस को लेकर उनको हटा दिया गया। जी 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 और इसको इसको प्रेमचंद लिखते हैं जी कि क्या अब हरिप्रसन्न का पर्सनल मैग्नेटिज्म उस पर असर करता है? अगर जी। ऐसा है तो यह भी हरिप्रसन्न की नीचता और लापरवाही है। हाँ हाँ। मित्र के साथ दगा है। जी उस मित्र के साथ जो उसे अपने भाई से भी प्रिय रखता हो। जी 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 अब आगे कहते हैं, क्रांति नीति में विवाह एक हेच वस्तु हो सकती है। जी। अब इसको यशपाल और हाँ हाँ हाँ। प्रकाशवती को देखिएगा। जी 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 क्रांतिकारी वो आपस में मिलते थे, छुप छुप कर मिलते थे, जी 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 और जी। तमाम लोगों को, चंद्रशेखर आजाद और तमाम लोगों को ये खराब लगता था हाँ हाँ, बिल्कुल कि पता यहाँ था। उद्देश्य दूसरा है, आप दूसरे उद्देश्य इसको बना रहे हैं, यहाँ मिलने जुलने और ताक झांक का उद्देश्य बना जी रहे हैं। जी 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 यहाँ जो कह रहे हैं कि क्रांतिकारी नीति में विवाह एक हेच वस्तु हो सकती हाँ है, हाँ मगर इस सामाजिक बंधन का महत्व क्यों भूल जाएं? हाँ। स्त्री पत्नी रहते हुए भी अभिनेत्री बन सकती है, जी और अगर पति दुराचार करे तो उसे लेकर मार सकती है। जी लेकिन इस तरह एक युवक के पंजे में फंस जाना जी न उस क्रांतिकारी युवक को शोभा देता है, न नारी को। जी। क्या कहते हैं? हाँ, नहीं नहीं, तो देखिए ऐसा है ना, मैं यही कह रहा था उस समय कि प्रेमचंद जो है वो कहानी उपन्यास लिखते हुए, पत्रिका का संपादन करते हुए एक सजग आलोचक उनमें था। वो आलोचक नहीं हुए, समीक्षक नहीं हुए, ये अलग चीज है। लेकिन उनके बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां मिल जाएंगी, जो मैं कह रहा था कि जो 3 खंड अमृत राय ने कर दिए हैं उनके इस तरह के स्फुट लेखन के, तो उसमें हम प्रेमचंद के समीक्षा आलोचना सिद्धांत की तलाश कर सकते हैं। लेकिन किसी ने करने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता की होगी, तो स्फुट रूप से की होगी, या शायद बहुत गंभीर होकर के नहीं की होगी। तो अगर इस बाकी तो उस समय आलोचक नंदलाल वाजपेयी उनके सामने उभर करके आए थे, और लोग बाद में उभर कर आने लगे। फिर वो वादों का असल में हमारे यहाँ दिक्कत साहित्य में होती है, चल गया है, तो उस फिर यही वाद के नंदुलारे अंतर्गत यही समीक्षा आलोचना नंदुलारे होने लगी यही हमारे यहाँ। नंदुलारे वाजपेयी हैं जी। जो हिंदी साहित्य 20वीं सदी में लिखते हैं हाँ 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 कि हिंदी को एक शरत चंद चाहिए। हाँ। प्रेमचंद के रहते हुए जी 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 वो जी। कहते हैं कि हिंदी को एक शरत चंद चाहिए। हाँ। तो आप नहीं नहीं, इसी से पर समझिए कि जी जी जी। प्रेमचंद के वो कितने बड़े विद्रोही थे, नहीं नहीं, थे विरोधी वो थे, विरोधी थे। विरोधी रहे हैं। वो ब्राह्मण उनके हमेशा एक कायस्थ के विरुद्ध ब्राह्मण जो है, वो नंदुलारे वाजपेयी में जागृत रहा है। ये तो बहुत स्पष्ट रहा है उनके लेखन में। भले अभी जो एक प्रसंग उठा था, इन्होंने उठाया था बनारस में उनके मतलब शव यात्रा को लेकर के, उसमें नंदुलारे वाजपेयी को मतलब एक तरीके से बचाव में लाया गया उनके लिखे हुए को। लेकिन वो प्रेमचंद को भीतर से कहीं बहुत पसंद नहीं करते थे, और कई बार उन्होंने आलोचना भी की है। आप कह रहे हैं कि हिंदी को एक शरत चंद्र चाहिए। नहीं तो देखिए प्रेमचंद की मौजूदगी में रहते हुए उस हाँ। किताब के आखिर की तरफ जाएंगे, जी उस किताब की तब आखिरी पन्ने की तरफ जाएंगे, तो जी उसमें हिंदी साहित्य को एक शरत चंद्र की जरूरत है, वो जी लिखते जी हैं जी। नंदुलारे वाजपेयी। नहीं नहीं, तो देखिए वो नंद दुलारे वाजपेयी की समझ हो सकती है, लेकिन मैं यही संदर्भित कर रहा हूँ अमृतलाल नागर को। अमृतलाल नागर की पहली किताब वाटिका 1935 में छपी, उनके पिता गुजर गए थे, और तब तक शरत चंद्र से बहुत प्रभावित थे अमृतलाल नागर। और 3 बार कोशिश की उन्होंने जाकर के मिलने से शरत चंद्र से, तीसरी बार जाकर के मिल गए जब उनके पिता गुजर गए थे। तो शरतचंद ने उनसे पूछा कि भाई
तुम क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या तुमको आगे करना है? तो बोले मैं लेखक बनना चाहता हूँ, और मेरे पिता गुजर गए हैं, मेरी दादी है, मेरी माँ है, और मेरे मुझसे छोटा एक भाई है। तो अब देखिए, जिन शरद चंद्र को पसंद कर रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी, वो आदि नए लेखक अमृतलाल नागर क्या कह रहे हैं कि देखो, जो कुछ अब तुम्हारे घर में पैसे पूंजी के रूप में बचा है, उसके तुम कस्टोडियन हो, संरक्षक हो। जो भी खर्च करो उसका हिसाब किताब रोज अपनी माँ और दादी को दो, और अगर तुम्हारे पास 1 रुपए है तो 4 आने खर्च करना, 12 आने बचाना। बहुत जरूरत हो 18 खर्च कर लेना, और भी हो तो 12 आने खर्च करना, पर 4 आने बचा के रखना। तो प्रेम, इन्होंने जो अपनी वाटिका निकाली, वो सब भावात्मक तरह की चीजें थी, जो उस समय छायावाद था, या कुछ उस समय गद्य कविता एक आ रही थी, गद्य काव्य चल रहा था, उस तरह की चीजें थी। इन्होंने भेजा प्रेमचंद को, तो प्रेमचंद ने पढ़ा, तो प्रेमचंद ने 4 लाइन की चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आज भी मिलती है, संदर्भ होती है कि तुमने, तुम्हारी वाटिका के कुछ फूल सूंघे, खुशबू अच्छी है, पर मैं तुमसे प्रोग्रेसिव चाहता हूं। और आप समझिए कि वो नागर, अमृतलाल नागर, जो शरद चंद्र के प्रभाव में थे, ये 35 का मामला है, और 39 में जाकर के वो शकीला की माँ जैसी कहानी लिखते हैं, जो प्रेमचंद की परंपरा की कहानी की शुरुआत है अमृतलाल नागर की। तो वो तो शरद चंद्र को छोड़ देते हैं, और तो हम आप लोग उस आगे समय, भी, हम लोग, हाँ आपने बात कही है जी। हाँ, वो नंद दुलारे वाजपेयी उस समय एक और शरद चंद्र चाहते हैं हिंदुस्तान में, हिंदी में। तो अब दोनों में एक नवयुवक है, और ये उनसे थोड़ा ज्यादा है उम्र दराज। तो उम्र दराज को आज शरद चंद्र की जरूरत है उस समय, और प्रेमचंद कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रोग्रेसिव चाहता हूं। नंद दुलारे वाजपेयी थोड़ा क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सा जी, उनकी आलोचना में आप देखेंगे भी, हाँ हाँ, मैं थोड़ी सी मैंने दूसरे ढंग की आलोचना कर रहा हूँ, सुनने जी वाले जी, को थोड़ा कुछ नागवार भी लग सकता। नहीं नहीं, जैसे गुजरने दीजिए, उससे क्या जैसे फर्क जैसे पड़ता है। बनारसी दास चतुर्वेदी के बारे में कहा, थोड़ा मोटहर संपादक थे, वो मुक्का हाँ, मारते थे निराला को। जी जी निराला जी को जी, उन्होंने बहुत टॉर्चर किया है। हाँ हालांकि हाँ इसका हाँ हाँ, उल्लेख उन्होंने किया है साहित्य जी, साधना में, निराला की हाँ साहित्य हाँ, साधना जी में जी 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 उन्होंने जी, इसका भी उल्लेख किया है कि वो अंग्रेजी उनके सामने बोलते थे और मुक्का भी मारे हैं कि जी जी, मैं जिधर कहता हूं तुम उधर चलो। निराला हाँ, उसको नहीं मानते थे, वो जी कहते थे जी जी हम जिधर चाहेंगे उधर जाएंगे, और जी उसके लिए उसको उनको मुक्का मारते हैं वो ये। जी जी, और उनके और तमाम उन्होंने काम बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है कि बनारसी दास नहीं चतुर्वेदी नहीं नहीं, ने बिल्कुल काम संपादक बहुत के तौर किया है। पर काम किया है उन्होंने, जी सामयिकता की उनको बहुत समझ थी। जी सामयिकता जो सामयिक संदर्भ में जो किसी भाषा को लेकर प्रवासी साहित्य पर उन्होंने हाँ अच्छा हाँ खासा हाँ काम हाँ, किया। काम जी उन्होंने जी अच्छा किया, लेकिन किसी रचना के भीतर जा करके जी जो जी जी, जो उदार चेता कह रहे हैं प्रेमचंद, जो उनको उदार चेता कह रहे हैं हाँ हाँ कि एक एक माने पाठक को उदार चेता, और खासकर वो समीक्षक और आलोचक हो रहा तो उदार चेता होना चाहिए। हाँ तो हाँ, कंकाल आप उनको सीधे पसंद नहीं है, और वो कंकाल इनको बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें स्पष्टवादिता और साफ सुथरी सब हाँ बात हाँ, लिखी जी गई जी है। जी जी जी, तो नंद दुलारे वाजपेयी भी उसी तरह से काफी कंफ्यूजन वाले आलोचक मुझे लगते हैं। नहीं नहीं, वो देखिए कंफ्यूजन कि, किस लिए कि नया हाँ, साहित्य नए प्रश्न भी उनकी एक किताब है। जी है, वो मार्क्सवादी आलोचना की शिकायत करते हैं, बहुत गहरे तौर पर करते हैं, हाँ हाँ हाँ, लेकिन रहे हैं वो, वो संस्कृत साहित्य की अच्छी खासी वकालत करते हैं। जी जी जी, लेकिन आप देखिए कि उनके पूरे जीवन परिदृश्य में, जीवन काल में उन्होंने कोई किसी रचना की आलोचना संस्कृत सैद्धांतिकी से की हो, मुझे तो नजर नहीं, नहीं मेरी नहीं नजर नहीं, नहीं पड़ी है। मैं ही शुरू से कह रहा हूँ कि हमें तो मतलब कोई ऐसा आलोचक हिंदी में नहीं नजर आता है जिसने अपने संस्कृत साहित्य का अवगाहन किया हो, उससे कुछ ग्रहण किया हो, समझा हो, और उसके आधार पर अपनी समीक्षा आलोचना की हो।
यह एक उसका। अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। जो अच्छा करे उनको अच्छा भी कहना चाहिए। हाँ यह हाँ। एक अच्छी बात है कि अपने जीवन पर्यंत रामविलास शर्मा निराला में ही डूबे रहे जी और अपने हिस्से की भूमिका निभाते रहे। जैसे प्रेमचंद पर उन्होंने एक अलग किताब लिख डाली, या फिर रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना पर भी। जी लेकिन उसी तरह का एक छोटा ही काम सही, जी एक जयशंकर प्रसाद पर उनकी भी लिखी हुई अलग और विरल किताब है वो, जयशंकर प्रसाद को समझने के लिए। जी जी जी। लगभग 100 सवा 100 पेज की किताब है वो। हाँ उस हाँ। किताब को पढ़ कर के भी प्रसाद को समझा जा सकता है, और उस किताब के बाद अलग ढंग से अभी जी उस रूप में समझने के लिए, जिस तरह से निराला को रामविलास शर्मा मिले थे, जी। प्रसाद को अभी तक वैसे कोई साधक और सज्जन पुरुष नहीं मिले हैं हाँ, रामविलास नहीं शर्मा मिले, के। नहीं मिले। नहीं, प्रसाद के साथ तो विडंबना रही है कि एक तो वो भी बहुत जल्दी प्रेमचंद के बाद गुजर गए, प्रेमचंद से कम उम्र में। और दूसरे, देखिए, अगर प्रसाद को नहीं मिला, प्रेमचंद को तो मतलब टीका टिप्पणी करने वाले मिले, समीक्षक आलोचक तो उनको कोई मिला नहीं। प्रसाद को का दुर्भाग्य ये रहा कि जब तक वो सचमुच लोगों को समझ में आते, तब तक उनका देहांत हो गया। और उसके बाद फिर लोगों ने एक तो कामायनी को उनके जो है वो सब कुछ मान लिया, बाकी में बहुत हालांकि गहराई है। हालांकि उस पर जो कामायनी पर जो मुक्तिबोध ने प्रतिभा को देखते हुए ही, जी। प्रतिभा को देखते हुए ही उसमें उतना अपना उन्होंने समय भी दिया। एक पुनर्विवेचन जो है, पुनर्मूल्यांकन जो है नहीं नहीं, वो उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। देखिए, आप जी। कोई काम इस तरह का करिए किसी पर जिससे लोगों की असहमति हो, अलग चीज है, लेकिन आप किसी आधार पर कर रहे हैं ना उसको। तो मैं तो उसको इस रूप में देखता हूं कि एक प्रतिभा का दूसरे प्रतिभा से टकराना। हाँ हाँ, ठीक है, क्या दिक्कत है। आपकी आखिरी टिप्पणी। हाँ, तो वही प्रेमचंद मेरा। के प्रेमचंद में जो आलोचना तत्व है, और जी प्रेमचंद के बाद जो आलोचना रही है, जी। हम लोग उसी को केंद्रित करके बातचीत कर रहे हैं। यह बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ आपकी आखिरी टिप्पणी जी। हाँ, बस यही मुझे कहना है कि देखिए, हमारे यहाँ आलोचना समीक्षा जो अपने भारतीय परिवेश और यहाँ के समाज के लिहाज से विकसित होनी चाहिए थी। संस्कृत में जो कुछ हमारे यहाँ है साहित्य, समीक्षा, आलोचना, सिद्धांत का। संस्कृत से अगर किसी को आपत्ति भी हो, मान लीजिए कि पुनरुत्थानवादी चेतना उसमें किसी को दिखती जी हो, जी जी। तो आप पाली से ही लीजिए ना। नहीं आप नहीं, आप पाली आप से अपनी लीजिए। समझदारी भी तो जी, एक बनाएंगे ना। एक मिनट, आप पाली से लीजिए ना। आप पाली से जी। ना लीजिए, प्रकृत से लीजिए। आप हाँ हाँ। प्रकृत से ना लीजिए, अप्रभंश से लीजिए। आप जी जी अप्रभंश से ना लीजिए, अबहट से लीजिए। आप लीजिए ना, जी। आपके पास इतनी लंबी परंपरा है। हाँ हाँ, तो वो आप उसमें जाइए, मेहनत तो करिए। तो दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो है वो आसान रास्ता अपनाने का, और वो आसान रास्ता अंग्रेजी ने दिया कि अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी की चीज़ें सुलभ हैं। और संस्कृत में कौन खोजने जाए, पढ़ने जाए, या है भी तो कौन उसमें सिर गड़ाने जाए। तो ये एक समझदारी रही है। इसलिए हमारे यहाँ इसलिए हमारे यहाँ इस दिशा में सचमुच जो गंभीर काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। और दूसरी दिक्कत ये रही कि हमारे यहाँ 40 के बाद, छायावाद के बाद, क्योंकि देखिए, छायावाद 20 में तो नामकरण होता है ना, 40 तक चलता है। पर उसके पहले जो श्रीधर जी से शुरू होता है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक से, तो उस 20 साल का हिसाब किताब छायावाद का कौन करता है? राम नरेश उसमें त्रिपाठी शिखर हैं उस 20 साल में। उसके बाद तो कविता लिखना छोड़ देते हैं और बहुत दूसरे काम करते हैं। लेकिन उनके तीनों खंड काव्य जो हैं वो बहुत बड़ी मतलब संपत्ति है छायावाद की। बाकी तो महादेवी वर्मा, निराला प्रसाद जी ही हैं। लेकिन जो श्रीधर पाठक से लेकर के और 1920 तक छायावाद आता है और विकसित होता है, तो हम तो छायावाद जब विकसित होने लगता है तब हम जाकर छायावाद को नाम देते हैं उसका कि छायावाद है ये। और वो भी मैंने पढ़ा है, वो बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं है उसकी, पर मान ली गई। तो तो उसके पहले कविता की समीक्षा आलोचना रही,
उसके बाद आप छायावाद में रहते हुए भी छायावाद के दौर में कोई बहुत अच्छा अपना समीक्षा आलोचना का शास्त्र छोड़ दीजिए, लेकिन फुटकर भी ऐसा कुछ नहीं विकसित कर पाए जिससे हमको लगे कि हाँ सचमुच हमारे यहाँ समीक्षा आलोचना कुछ वहां चल रही थी। और उसके बाद हम वादों में पड़ गए, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, और फिर वो नई कविता, नई कहानी और इस तरह की चीजें। तो हमारे यहाँ दिक्कत ये रही कि हम लोग हर 10 साल पर जो कुछ साहित्य में लिखा जाता रहा है उसी में घूम फिर करके डुबकी लगाते रहे हैं। उसके बाद दूसरा आ गया तो नहीं, इसमें यही हो गया कि स्वचेता हुए नहीं है, परचेता हो गए। हाँ हाँ अब बिल्कुल परचेता रहे हैं। स्वपत्निक हो नहीं पाए, और पर पत्नी, जो कि जैनेन्द्र ने कहा था कि पत्नी के अलावा एक प्रेमिका बाद आ गया, हाँ ये हाँ कहीं ना हाँ कहीं से मानस का पता भी चलता है। जी 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 जी। तो हम लोग आगे भी इस पर संवाद नहीं करेंगे, आपने बिल्कुल जो करेंगे। समय और ये निकाला। बहुत अच्छा आपने चुना कि हम लोगों ने कम से कम आजादी के पहले के दौर पर तो जो हिंदी समीक्षा आलोचना रही है उसको थोड़ा पकड़ने, तलाशने या लोगों की और नजर में लाने की उस पर हम कोशिश लोग की है। आगे भी सितारे हिंद से लेकर के भरतेंदु के समय हाँ हाँ काल को भी बिल्कुल कुछ बिल्कुल, देखेंगे। ये जी सितारे हिंद का 1850 से लेकर के जी 1885 तक जब इनका निधन हाँ होता हाँ है, देहांत होता है तब उस तक रहते हैं वो जी। थोड़ा उस काल को भी हम लोग आगे भी देखेंगे, और अभी वर्तमान तक को भी उसमें टटोलेंगे। जी हाँ नमस्कार। हाँ ठीक जी है, नमस्कार। नमस्कार जी।